ओके, हमने प्रीवियस सेशन में एक चैप्टर स्टार्ट किया था। वो चैप्टर था गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट के अंदर हमने बेसिकली बहुत कुछ कर लिया था उस क्लास के अंदर। गवर्नमेंट बजट होता क्या है, कौन प्रेजेंट करता है, गवर्नमेंट बजट के अंदर किस किस के बारे में लिखा जाता है। हमने बेसिकली जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या पर्पस है, हमने हर एक टॉपिक पर टाइम लगाया और डिस्कस कर लिया था उस जगह पर। मैं ये मानते हुए चल रहा हूँ कि आप लोगों ने एक बार रीडिंग सेल्फ से कर ली होगी। मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ आप लोगों को। देखिए, रिवीजन करते थोड़ा सा हम लोग। ओके, हम लोग बात करते हैं गवर्नमेंट बजट की। देखिए, चैप्टर इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क्स का चैप्टर है, तो थोड़ा सा फोकस तो करना ही पड़ेगा इस चैप्टर पे भी। गवर्नमेंट बजट। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, गवर्नमेंट बजट बेसिकली ये बजट होता ही क्या है सर? ये बजट है कुछ नहीं, इनकम और एक्सपेंडिचर का बजट है। किसका बजट है? इनकम और एक्सपेंडिचर। इधर इनकम ना बोलते मैं क्या बोल रहा हूँ, रिसीप्ट और पेमेंट बोल लो, कुछ भी बोल लो, रिसीप्ट बोल लो, पेमेंट बोल लो, या फिर रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर बोल लो, इट डजंट मीन। ठीक है, इस बजट के अंदर हमें करना क्या है, हमें रिसीप्ट लिखनी है, एस्टिमेटेड रिसीप्ट, कितनी हमारे पास पैसे आ सकते हैं, दैट इज एस्टिमेटेड रिसीप्ट। अंदाजा लगा रहे हैं, बजट का मतलब कि सब एस्टिमेशन बेस पे हो रहा है। एस्टिमेटेड रिसीप्ट और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। ठीक है, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। एक बात ध्यान रखना, आप गवर्नमेंट का बजट बना रहे हो तो हमेशा ध्यान रखना, जब गवर्नमेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, जब गवर्नमेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, उसमें पी एंड एल अकाउंट नहीं बनता है, क्योंकि गवर्नमेंट का प्रॉफिट कमाना पर्पस नहीं है। उधर बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो आप एनपीओ चैप्टर के अंदर बनाते थे। ठीक है, गवर्नमेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनता है, उधर बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बिल्कुल सेम बनाया जाता है जो आप नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर के अंदर बनाया करते थे। ठीक है, एस्टिमेटेड रिसीप्ट में हमने दो बात करी थी, रेवेन्यू रेवेन्यू रिसीप्ट और कैपिटल रिसीप्ट। आई थिंक आप लोगों को याद होगा, ये तो बेसिक चीजें हैं, रेवेन्यू रिसीप्ट और कैपिटल रिसीप्ट। काफी एग्जांपल्स थे आपकी बुक के अंदर, तो आपको वो याद होंगे। मैं आपको सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूँ थोड़ा सा। इसमें भी क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो कैपिटल नेचर का होता है, मैं मार्किंग कर रहा हूँ, प्लीज एरो को देखना। आप लोग प्लीज एरो को देखना ध्यान से, मैं कहाँ मार्किंग कर रहा हूँ। थोड़ा एरो अजीब सा हो गया, कोई बात नहीं। ये मार्किंग देखिए प्लीज आप लोग। दिखाई दे रहा है? ये जो कैपिटल नेचर का आइटम है, देखिए मैं दोबारा एरो कर देता हूँ थोड़ा सा सही से। ठीक है, अब जो कैपिटल रिसीप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये आपके असेट्स और लाइबिलिटी को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। असेट्स ऑब्लिक लाइबिलिटी में क्या करते हैं, चेंज करते हैं। बात क्लियर है? बाकी जो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या फिर रेवेन्यू रिसीप्ट है, ये दोनों आइटम्स
फिर ध्यान से देखिए, ये वाला आइटम और ये वाला आइटम जो ब्लू पेन से है, ये असेट ऑब्लिक लायबिलिटी में कोई भी चेंज नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, रेवेन्यू नेचर के आइटम्स है, तो इसका डायरेक्टली जो इम्पैक्ट जाता है, इसका जो इम्पैक्ट जाता है वो जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। बुक में कहीं नहीं लिखा हुआ है इनकम एक्सपेंडिचर में जाता है, लेकिन मैं बता देता हूँ अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो इनका इम्पैक्ट होगा वो डायरेक्टली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर जाएगा। आई होप इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। उसके बाद एक छोटी बात का ध्यान रखना आप लोग, हमें जो सोचना है, हमारा जो सोचने का नजरिया होगा वो क्या होगा, कैपिटल रिसिप्ट के अंदर, या फिर आप सिंपल देखिए रिसिप्ट के अंदर, रिसिप्ट के अंदर क्या होगा, पैसे आ रहे होंगे तो हमेशा बैंक जो होगा वो होगा आपका डेबिट। इसमें क्या पैसे आ रहे होंगे तो बैंक होगा डेबिट होगा। अब क्रेडिट कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग एल्स, ठीक है। आपकी बुक में ऐसे नहीं बता रखा है, लेकिन अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अच्छे समझ में आएगा, इसलिए मैं अकाउंट से लिंक करते हुए आपको समझा रहा हूँ। और जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होगा, उधर एक्सपेंडिचर मतलब पैसे जा रहे हैं, तो उधर क्या होगा, डेबिट कुछ ना कुछ होगा, और क्रेडिट आपका बैंक होगा। इस छोटी सी डायग्राम को नोट कर लीजिए प्लीज आप लोग, हो सकता है कभी आपके लिए फ्रूटफुल हो ये छोटी सी चीजें। आई थिंक इतनी बात क्लियर हो गई होती है आपको, ठीक है। अब देखिए, मैं पहले छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कैपिटल रिसिप्ट के ऊपर। पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो कहीं ना कहीं देखिए, कैपिटल रिसिप्ट मैंने क्या कहा, असेट्स और लायबिलिटी में चेंज करता है, ठीक है। कहीं ना कहीं कैपिटल रिसिप्ट का डायरेक्टली इम्पैक्ट असेट और लायबिलिटी चेंज होने का मतलब है, इसका जो इम्पैक्ट जाएगा वो जाएगा आपकी बैलेंस शीट के अंदर। देखिए, यदि मैं पैसे ले रहा हूँ, यदि मैं लोन ले रहा हूँ बैंक से, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। अब बैंक लोन क्या हो गई, आपकी लायबिलिटी हो गई, तो कहीं ना कहीं कैपिटल रिसिप्ट के अंदर आपकी एक तो लायबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी आपकी लायबिलिटी। कैपिटल रिसिप्ट में क्या होगा, इंक्रीज होगी आपकी लायबिलिटी। और या फिर मैंने असेट को क्या कर दिया, बेच दिया। यदि मैं असेट को बेचूंगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ असेट, तो भी क्या होगा, डिक्रीज असेट होगा, या फिर इंक्रीज लायबिलिटी होगी, या फिर डिक्रीज असेट होगा कैपिटल रिसिप्ट के अंदर। आई थिंक ये लॉजिक आप लोगों को क्लियर होंगे ऑलरेडी। मैंने क्या कहा, आपको जो सोचना है इसके अंदर, वो बैंक को डेबिट में रखते हुए सोचना है। यदि मैं लायबिलिटी क्रेडिट करूंगा, देखो बैंक को डेबिट में रखते हुए सोचिए, यदि मैं लायबिलिटी क्रेडिट करूंगा तो मेरी लायबिलिटी बढ़ेगी, लायबिलिटी बढ़ेगी तो मतलब मेरा इंक्रीज लायबिलिटी। यदि मैं असेट क्रिएट करूंगा तो इसका मतलब क्या होगा, मेरा असेट क्या होगा, डिक्रीज होगा। दैट इज डिक्रीज ऑफ असेट। आई थिंक इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। सेम ऐसे आप कैपिटल एक्सपेंडिचर में वही लॉजिक से सोचिए, यदि मैं असेट को डेबिट करूंगा, यदि मैं असेट को डेबिट करूंगा, असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो मेरा क्या होगा, असेट इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा असेट, मेरा इंक्रीज होगा असेट। और यदि मैं लायबिलिटी को डेबिट करूंगा तो डिक्रीज होगी लायबिलिटी। यही बुक के अंदर लिखा हुआ है, तो आप इसको इस लॉजिक के साथ सोचिए तो आपको ज्यादा टाइम तक रिटेन रहेगा ये चीजें, अदरवाइज आप लोग इसको भूल जाओगे, ठीक है। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर क्या लिखा हुआ है, इट डज नॉट अफेक्ट असेट एज वेल एज लायबिलिटी। इसका मतलब कि असेट और लायबिलिटी में कोई भी चेंज नहीं करता है, मतलब इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं है असेट और लायबिलिटी के अंदर, क्योंकि इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर जा रहा होगा, इसलिए असेट और लायबिलिटी में डायरेक्टली कोई इम्पैक्ट नहीं लेके जा रहा होगा। क्लियर है, इन दोनों को जो इम्पैक्ट आ रहा होगा ना, रेवेन्यू रिसीप्ट और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इनका जो इम्पैक्ट होगा वो डायरेक्टली आपके नेट प्रॉफिट के अंदर फर्क पड़ेगा। जो आपका इनकम, सॉरी नेट प्रॉफिट नहीं, इधर क्या बोलेंगे, सरप्लस, इधर बोलेंगे सरप्लस। पीएनएल नहीं है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो इधर बोलेंगे हम सरप्लस। मतलब कि जो रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो इम्पैक्ट होगा ना, वो आपके सरप्लस या फिर डेफिसिट में इम्पैक्ट डालेगा। डेफिसिट मतलब कि नुकसान। बात क्लियर है, जब खर्चा ज्यादा है इनकम कम है, दैट इज डेफिसिट। यदि इनकम ज्यादा है खर्चा कम है, दैट इज सरप्लस। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए प्लीज। आई होप अब आप सब लोगों का हो गया होगा कॉपी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट शीट की ओर बढ़ते हैं। देखिए, ओके, इतना क्लियर है। अब जैसे मैंने क्या कहा कि जो बजट होता है, जो बजट होता है वो बेसिकली, जो बजट होता है उसके हम दो कंपोनेंट लिखते हैं बेसिकली। पहला कंपोनेंट क्या था, रिसीप्ट,
और दूसरा कंपोनेंट है एक्सपेंडिचर। देखिए इसमें भी सीन बन जाते हैं, हो सकता है कि रिसीव ज्यादा है या फिर एक्सपेंडिचर ज्यादा है। देखिए मैं एक एक करके सीन बनाता हूँ। जब हमने बजट का देखा ना कि बजट के ना दो कंपोनेंट होते हैं, रिसीप्ट और एक्सपेंडिचर। कुछ भी हो सकता है रिसीप्ट ज्यादा हो एक्सपेंडिचर कम हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रिसीप्ट कम हो, दूसरा केस। तीसरा केस ऐसा भी हो कि जितनी रिसीप्ट है उतना ही हमारा क्या है एक्सपेंडिचर है। देखिए हर एक केस होना पॉसिबल है, हर एक केस होना पॉसिबल है। ये क्या है, ये एक्चुअल तो है नहीं है, ये क्या हमारा एस्टिमेशन। इसलिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो बजट होता है, जो गवर्नमेंट का बजट होता है, इसके नाम किसकी बात करें, रिसिप्ट की और एक्सपेंडिचर की। तो इसमें तीन सिनेरियो पॉसिबल होते हैं, तीन सिनेरियो पॉसिबल होते हैं। पहला सिनेरियो आपको ये है कि यदि रिसिप्ट ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है, या फिर रिसिप्ट कम है एक्सपेंडिचर ज्यादा है, और रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर बराबर है। मुझे आप में से कोई बताएगा कि किस फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट किस जगह पर नुकसान हो रहा होगा, किस जगह पर लॉस हो रहा होगा? कोई मुझे बताएगा आप में से इधर किस पॉइंट पर हमें नुकसान हो रहा होगा? प्लीज बताइए, मुझे रिस्पॉन्ड करिए। देखिए गवर्नमेंट को नुकसान कब होगा सर? जब गवर्नमेंट का खर्चा ज्यादा होगा। भी नुकसान कब होता है? जब खर्चा ज्यादा है, इनकम कम है, तभी तो नुकसान होता है। तो आप प्रैक्टिकली केस नंबर 2 देखिए। जो केस नंबर 2 है ना, ये वो सिचुएशन है जहां पर गवर्नमेंट का क्या होगा, डेफिशिट होगी। मतलब गवर्नमेंट का क्या होगा, नुकसान होगा। इधर देखो हम क्या बनाएंगे, इनकम एक्सपेंडिचर बनाएंगे। तो इधर जो लैंग्वेज यूज करी जाएगी वो सरप्लस या फिर डेफिशिट वर्ड यूज करा जाएगा। इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होना, प्रॉफिट और लॉस कुछ नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, सरप्लस और डेफिशिट। मैंने क्या क्वेश्चन पूछा आप लोगों से कि इन तीनों सिचुएशन में नुकसान किस केस में आएगा, मतलब कि गवर्नमेंट का डेफिशिट कब आएगा सर? डेफिशिट तब आएगा जब गवर्नमेंट का खर्चा ज्यादा है, जब आउटफ्लो ज्यादा है। इसको ऐसी लैंग्वेज बोलिए, एक्सपेंडिचर को हम क्या बोलते हैं, आउटफ्लो। जो एक्सपेंडिचर इसको बोलते हैं आउटफ्लो। जब आउटफ्लो ज्यादा होगा कंपैरेटिवली इनफ्लो से, जब आउटफ्लो ज्यादा होगा कंपैरेटिवली इनफ्लो से, तो उस सिचुएशन में गवर्नमेंट को नुकसान है। फिर चेक चेक करिए फर्स्ट केस के अंदर, क्या आउटफ्लो ज्यादा है इनफ्लो से? नहीं। मतलब सर रेवेन्यू ज्यादा है, इनकम ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, तो फायदा है। ये तो सरप्लस वाली सिचुएशन है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तो सरप्लस वाली सिचुएशन, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, इसमें तो फायदा है। सेकंड केस देखिए, गवर्नमेंट का रेवेन्यू तो है लेकिन खर्चा बहुत ज्यादा है गवर्नमेंट का। मतलब कि गवर्नमेंट का खर्चा ज्यादा है और इनकम कम है, तो इस केस में क्या होगा, नुकसान, मतलब डेफिशिट। थर्ड केस देखिए, सर जितनी इनकम है उतना ही इनका खर्चा है, दैट इज इक्विलिब्रियम। इसको इक्विलिब्रियम बोल लीजिए। जितना गवर्नमेंट का क्या है, खर्चा है, उतना ही उनकी क्या है, इनकम है। इक्विलिब्रियम बोल लीजिए, फिर इसको बैलेंस्ड बोल लीजिए। क्या बैलेंस्ड? क्या बैलेंस्ड मतलब कि जितनी इनकम है उतना ही इनका क्या है, एक्सपेंडिचर है। जो हम तीन तरीके से बजट पढ़ेंगे, मतलब कि जो हम बजट पढ़ेंगे ना, उसमें बताएंगे बजट को ने क्लासिफाई कर रखा है बैलेंस बजट और अनबैलेंस बजट। देखिए इसको बोलते हैं हम बैलेंस बजट, इसको बोलेंगे हम बैलेंस बजट। और जो ये दो केसेस है इसको बोलेंगे अनबैलेंस बजट। अनबैलेंस बजट का मतलब होता है आइदर बजट में इंक्रीज होना या डिक्रीज होना, कुछ भी हो सकता है, इंक्रीज और डिक्रीज, आइदर एक्सपेंडिचर का इंक्रीज होना या फिर रेवेन्यू का इंक्रीज होना, कुछ भी हो सकता है। इनने जो क्लासिफिकेशन किया है बजट का, वो दो बेसिस पे कर रखा है। वो दो बेसिस क्या है, बैलेंस और अनबैलेंस। बैलेंस का मतलब ये होता है जब रिसीप्ट ज्यादा है, सॉरी सॉरी सॉरी, बैलेंस का मतलब ये होता है जितनी रिसीप्ट है उतना ही एक्सपेंडिचर, दैट विल बी नोन एज बैलेंस। जब कोई एक ज्यादा हो, आइदर रिसीप्ट ज्यादा हो या फिर एक्सपेंडिचर ज्यादा हो, तो इसको बोलेंगे अनबैलेंस। बात क्लियर है? तो इन बजट का जो क्लासिफिकेशन करेंगे वो अनबैलेंस और बैलेंस बेसिस पे करेंगे। आपको तो बेसिकली ये देखना है कि हमारा इनफ्लो ज्यादा है या फिर आउटफ्लो ज्यादा है। मैंने क्या कहा, आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि हमारा इनफ्लो ज्यादा है या फिर आउटफ्लो ज्यादा है। यदि इनफ्लो ज्यादा होगा, यदि इनफ्लो ज्यादा होगा, यदि इनफ्लो ज्यादा होगा और आउटफ्लो कम होगा, दैट विल बी कंसिडर सरप्लस, प्रॉफिट हो गया। यदि आउटफ्लो ज्यादा है और इनफ्लो कम है, दैट विल बी कंसिडर एज लॉस, दैट इज डेफिशिट। पी एंड एल अकाउंट नहीं बना रहे हैं इसलिए प्रॉफिट और लॉस नहीं लिखेंगे, हम बना रहे हैं इनकम एक्सपेंडिचर, इसलिए हम लिखेंगे सरप्लस और डेफिशिट। और इस पॉइंट के अंदर ये क्या है, दोनों ही पॉइंट के बराबर है, ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम बैलेंस।
एक चार्ट मैंने ये बना दिया, चार्ट नंबर 1, पहला चार्ट हो गया मेरा, ठीक है, यहां तक बन जाएगा पहला चार्ट मेरा। दूसरा मैं अभी बनवा रहा हूं आप लोगों का, मेरा पहला बन गया। जिसका नहीं हुआ वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, मोर देन सफिशिएंट है ये चार्ट, ठीक है। ओके, इसको भी कॉपी मत करना, मैं करवा रहा हूँ इसको भी कॉपी, ठीक है। देखिए दूसरा चार्ट देखते हैं हम लोग। ओके, देखिए बजट, बजट के भी क्लासिफिकेशंस होते हैं। दो क्लासिफिकेशन होंगे, that is balanced budget, that is balanced budget। और सेकंड क्लासिफिकेशन है आपका अनबैलेंस्ड बजट। बैलेंस बजट कब कहा जाएगा? जब जो रेवेन्यू होगा, जब जो एस्टिमेटेड रिसीप्ट होगी, या रेवेन्यू बोल लीजिए, जब जो एस्टिमेटेड रिसीप्ट होगी। इधर मैं रेवेन्यू वर्ड क्यों अवॉइड कर रहा हूँ? क्योंकि आप इधर कंफ्यूज ना हो जाए, कैपिटल नेचर की या रेवेन्यू नेचर की बात कर रहा है, इस चक्कर में कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, एस्टिमेटेड रिसीप्ट यदि ज्यादा होगी किसके कंपैरिजन में, एस्टिमेटेड, नहीं, फिर काटता हूं इस चीज को। यदि आपकी एस्टिमेटेड रिसीप्ट इक्वल होगी, यदि आपकी एस्टिमेटेड रिसीप्ट इक्वल होगी, किसके इक्वल होगी सर? वो इक्वल होगी हमारे एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर से। दैट विल बी द पॉइंट कंसिडर एज बैलेंस्ड बजट, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। मेरी बात समझ में आ गई होगी बैलेंस के अंदर क्या होता है, ठीक है। अब इसके अनबैलेंस्ड के अंदर भी दो सिचुएशन क्रिएट होती है। अनबैलेंस के अंदर कितनी सिचुएशन क्रिएट होती है स्टूडेंट्स? दो सिचुएशन क्रिएट होती है। आई होप अब आप लोग याद कर पा रहे होंगे कौन कौन सी सिचुएशन है। सब पहली सिचुएशन क्या है? सरप्लस। और सेकेंड है डेफिशिट। डेफिशिट के अंदर मुझे और भी लिखवाना है तो आराम से बनाना। सरप्लस, सरप्लस के अंदर क्या होता है सर? जब हमारा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, एस्टिमेटेड रिसीप्ट ज्यादा होती है एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर से। मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप लोग समझ जाना। जब हमारी एस्टिमेटेड रिसीप्ट ज्यादा है एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, दैट विल बी सरप्लस। लेकिन डेफिशिट के अंदर, लेकिन डेफिशिट के अंदर जब हमारी एस्टिमेटेड रिसीप्ट कम है एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर से, इसको हम बोलते हैं डेफिशिट। इसके अंदर भी तीन केसेस चलते हैं, तीनों केसेस मैं आपको लिखवाता हूं। इसमें भी क्या हमारे तीन केसेस हैं, केस देखिए प्लीज, दो और ये तीन। इतना क्लियर हो गया आपको? देखिए अब जो तीन केसेस की मैं आप लोगों से बात कर रहा था, ये किसके अंदर आएंगे? डेफिशिट के अंदर। देखिए मैंने क्या कहा आपसे, जो बजट होता है वो बैलेंस्ड होता है और अनबैलेंस्ड होता है। बैलेंस का मतलब होता है कि जब एस्टिमेटेड रिसीप्ट एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर के इक्विवेलेंट है। अनबैलेंस मतलब कि आइदर सरप्लस है या फिर डेफिशिट है, ठीक है। सरप्लस के अंदर जो हमारा रिसीप्ट ज्यादा होगा एक्सपेंडिचर, तब सरप्लस होगा। डेफिशिट का मतलब जो हमारा खर्चा जाता है एज कंपेयर टू रिसीप्ट, ठीक है। इसके अंदर भी तीन फर्दर क्लासिफिकेशन है, देखते हैं हम उस क्लासिफिकेशन डेफिशिट के अंदर। तीन आते हैं। पहला है आपका रेवेन्यू डेफिशिट। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है रेवेन्यू डेफिशिट। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है रेवेन्यू डेफिशिट, ठीक है। सेकंड, इसको उठा दिया, पहला हो गया रेवेन्यू डेफिशिट। सेकंड है आपका फिस्कल डेफिशिट। इनके जो अंदर के पॉइंट्स होंगे ना, वो आपको काफी आसान लगेंगे।
बस आप पहले बेसिक समझने की कोशिश करिए अभी आप लोग। सेकंड है फिजिकल डेफिशिट और थर्ड है आपका प्राइमरी डेफिशिट। प्राइमरी डेफिशिट, ठीक है। तीन है आपके पॉइंट। एक है आपका रेवेन्यू, एक है आपका फिजिकल और एक है आपका प्राइमरी, ठीक है। ओके, देखिए प्लीज आप लोग इधर ही देखिए। ओके, इतना हो गया। अब प्रैक्टिकल देखिए, डेफिसिट का मतलब क्या है। सर डेफिसिट का मतलब होता है जब हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा है एज कंपेयर टू रेवेन्यू, ठीक है। ओके, अब आप देखिए बिल्कुल आराम आराम से हम सीखते हैं। अब रेवेन्यू डेफिसिट आप खुद ट्राई करिए, ये रेवेन्यू डेफिसिट कहता क्या होगा। सर रेवेन्यू ये कहता है, रेवेन्यू मतलब कि रेवेन्यू का मतलब क्या है, देखो डेफिसिट के अंदर कर रहे हैं, डेफिसिट का मतलब एक्सपेंडिचर ज्यादा रेवेन्यू से। आपको सोचिए, यदि हम रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, मतलब ये क्या रेवेन्यू, ये भी क्या रेवेन्यू, यदि हम रेवेन्यू की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हो गया, यदि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है रेवेन्यू रिसीप्ट से, तब आपका रेवेन्यू डेफिसिट होता है। जब रेवेन्यू जब रेवेन्यू रिसीप्ट ज्यादा है, नहीं 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 नहीं, मैं फिर मॉडिफाई करता हूँ इस चीज को, छोटी सी चीज को। जब आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है, कि हमारा क्या डेफिसिट चल रहा है ना। डेफिसिट के अंदर पहला पॉइंट क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब ये है, जब आपका जब आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है किससे, रेवेन्यू रिसीप्ट से। ये तो बेसिक चीज हो गई। जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है रेवेन्यू रिसीप्ट से, तो वो आपको होता है रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट का बेसिकली मतलब होता है बोरोइंग्स। फिस्कल डेफिसिट को क्या बोलते हैं हम, बोरोइंग्स। फिस्कल डेफिसिट को क्या बोलते हैं, बोरोइंग्स, ठीक है। अब देखिए, ये पॉइंट मैं आपको क्लियर करता हूँ, बैलेंस शीट बनाता हूँ एक में रफली बेसिस पर। देखिए एक बैलेंस शीट बनाते हैं हम लोग। ये जो बोरोइंग्स होती है वो कहाँ आती है, लाइबिलिटी में आती है या फिर असेट्स में आती है। वेरी गुड सर, जो बोरोइंग्स होती है वो आती है हमारी लाइबिलिटी साइड, वो आती है हमारी लाइबिलिटी साइड, इस साइड आती है बोरोइंग, ठीक है। बेसिकली बेसिकली जो डेफिसिट वाला पॉइंट है, देखिए एक बार, जो ये डेफिसिट वाला पॉइंट है, ये कह रहा है कि जब हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रिसीव्ड, तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, डेफिसिट हो जाएगा। तीन पॉइंट है, रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट ये कहता है जब हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, रेवेन्यू रिसीव के कंपैरिजन में। बात क्लियर है। फिजिकल डेफिसिट का मतलब क्या होता है, बोरोइंग्स। फिजिकल डेफिसिट का एक और नाम क्या है, बोरोइंग्स। मतलब कि बोरोइंग्स मतलब हमने कितना अमाउंट बोरो किया है। फिजिकल डेफिसिट का मतलब क्या है, कि हमारे पास कितनी बोरोइंग्स हैं ऑलरेडी। मेरी बात समझने की कोशिश करिए। फिजिकल डेफिसिट ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास कितनी बोरोइंग्स हैं। क्या कहना चाहता है, हमारे पास कितनी बोरोइंग्स हैं। इसीलिए 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 इन्हें क्या कहा, फिजिकल डेफिसिट इक्विवेलेंट टू बोरोइंग्स। इसको एक और तरीके से हम निकाल सकते हैं, वो होता है टोटल एक्सपेंडिचर। पहले भी मैं आपको समझा देता हूं, लिखते भी चलिए। टोटल एक्सपेंडिचर में काम करता हूँ, थोड़ी स्पेस कम है तो मैं फिजिकल डेफिसिट को नीचे कंटिन्यू करता हूँ, जिससे और अच्छा आपको क्लियर हो। फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट किसके बराबर होता है, सब फिजिकल डेफिसिट बराबर होता है बोरोइंग्स के। फिजिकल डेफिसिट किसके इक्विवेलेंट होता है, बोरोइंग के। इसको क्या बोलते हैं, बोरोइंग। ये कंपनी के पास टोटल कितनी बोरोइंग्स हैं ऑलरेडी, इसको ऐसे निकालते, एक्सपेंडिचर टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। कोई मुझे लॉजिक देगा कि रिसीप्ट के आगे क्यों लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, इनने वर्ड के लिख रखा है। मैं बताता हूँ, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीव्ड। अब टोटल एक्सपेंडिचर देखिए प्लीज,
टोटल एक्सपेंडिचर मतलब कि रेवेन्यू भी हो सकता है या फिर कैपिटल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई भी खर्चा हो, आइदर रेवेन्यू हो या कैपिटल हो, माइनस टोटल रिसीव मतलब रेवेन्यू खर्चा हो वो भी और कैपिटल नीचे का खर्चा हो वो भी। यदि मैं यदि मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से इसको हटा दूंगा तो इससे हमें सरप्लस या फिर डेफिसिट मिल जाएगा, जो कहीं ना कहीं सरप्लस और डेफिसिट इन कैपिटल नेचर के अकाउंट के अंदर ही तो जाता होगा। अब बैलेंस शीट पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए प्लीज, जो हम इनकम एक्सपेंडिचर बनाएंगे, इनकम एक्सपेंडिचर बनाया मैंने यदि, तो उधर हमारा क्या होगा, रेवेन्यू जाएगा, रेवेन्यू रेवेन्यू रिसिप्ट इधर, सॉरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इधर आएंगे और रेवेन्यू रिसिप्ट इधर आ जाएगी। इसके बेसिस पे हमारा सरप्लस या फिर डेफिसिट कुछ भी निकल सकता है। मेरी बात समझने की कोशिश करिए, यदि मैं इनको कंपेयर कर रहा हूँ तो ये मेरा आएगा प्रॉफिट और लॉस या फिर सरप्लस और डेफिसिट कुछ भी आ सकता है। ये फिगर उठा के हमारा कहाँ जाएगा, कैपिटल नेचर के आइटम के अंदर। अब जो कैपिटल नेचर का आइटम है इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे जितनी हमारी के टोटल रिसीप्ट। टोटल रिसीप्ट का मतलब कि रेवेन्यू भी और कैपिटल भी। मेरी बात समझने की कोशिश करिए प्लीज, मेरी बात समझ में आ रही है। रेवेन्यू रिसीप्ट भी माइनस कर देंगे, सॉरी मैं एक बार रिपीट करता हूँ, आपको कंफ्यूजन हो गया होगा, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ इस छोटी सी चीज को। हमने सरप्लस डेफिसिट निकाला, सरप्लस डेफिसिट उठा के हमारा कैपिटल अकाउंट के अंदर गया। कैपिटल जो अकाउंट है इसके अंदर जो भी कैपिटल रिसीप्ट होगी या कैपिटल एक्सपेंडिचर, इधर क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर, इधर क्या कैपिटल रिसीप्ट, इन दोनों को भी एडजस्टमेंट करेंगे तो उसके बाद जो फाइनली आएगा दैट इज फिस्कल डेफिसिट। ध्यान देना इसके नाम बोरोइंग्स के एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। मतलब कि हमें क्या करना है, बोरोइंग नहीं लेनी है, क्योंकि हमें जो फिगर निकालने हैं इसके अंदर, इधर जो फिगर निकाली जा रही है ना वो बोरोइंग के ही इक्विवेलेंट है, हम इधर बोरोइंग ही निकालने हैं। कि कंपनी के पास, कंपनी मतलब गवर्नमेंट, कंपनी मतलब सॉरी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी कितनी बोरोइंग्स हम वो निकालने हैं फिस्कल डेफिसिट के अंदर। मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिस्कल डेफिसिट के अंदर हम ये निकालने हैं कि गवर्नमेंट के पास कितनी बोरोइंग्स हैं। ठीक है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, बोरोइंग्स वाली फिगर्स माइनस नहीं कर रहे हैं, उसको हटा रहे हैं यहाँ से। मतलब कि रिसीप्ट के अंदर देखो मैंने क्या कहा था, रिसीप्ट के अंदर क्या होता है, बैंक क्या होती है, डेबिट होती है। जब हम बोरोइंग कर रहे होते हैं तो बैंक क्या होती है, डेबिट होती है, बोरोइंग क्रेडिट होती है, बैंक लोन, जिससे पैसे आते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, सॉरी कैपिटल रिसिप्ट होता है। ये चीज क्लियर है। तो इनने क्या कहा, जो बोरोइंग्स हैं, जो गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी बोरोइंग्स हैं उसको हटा दीजिए प्लीज आप। जो गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी बोरोइंग्स हैं आप उसको शामिल मत करिए प्लीज, उसको हटाइए। जो बचेगा तो पता चल जाएगा बोरोइंग्स कितनी गवर्नमेंट के पास बोरोइंग होनी चाहिए। बात करिए, हम जो निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं बोरोइंग्स। बोरोइंग्स इज इक्वल्स टू या फिर फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर को मैं नीचे लिख रहा हूँ, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। एक्सक्लूड करिए बोरोइंग को। ठीक है, थोड़ा स्पेस कम है तो प्लीज एडजस्ट करिए। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। रेवेन्यू डेफिसिट के अंदर जो हमारा फिस्कल डेफिसिट आया है, मतलब जो हमारी बोरोइंग की फिगर आई है, इसमें से जितना भी हमने बोरोइंग पे इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, इंटरेस्ट पेमेंट, जो मेरा बोरोइंग्स आई है, जो मेरा फिस्कल डेफिसिट आया है, उसमें जितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो उन सबको हम क्या करेंगे, इधर माइनस करेंगे, जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि नेट बोरोइंग हमारे पास कितनी है। बात क्लियर है। फिस्कल डेफिसिट जो आया है इसके अंदर हम क्या करेंगे, बोरोइंग सॉरी इसके अंदर हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट पेमेंट माइनस करेंगे, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल बोरोइंग या फिर नेट बोरोइंग विदाउट इंटरेस्ट कितना है। सिंपल बात बोलूं, रेवेन्यू डेफिसिट के अंदर इनका कहना ये है कि सरप्लस या डेफिसिट, बेसिकली डेफिसिट आ रहा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना, इनकम एक्सपेंडिचर में कितना डेफिसिट आ रहा है, वो ये कहता है रेवेन्यू डेफिसिट। फिस्कल मतलब कि बोरोइंग्स, आपके पास बोरोइंग्स कितनी है, किस वजह से डेफिसिट आ रहा है, इधर आप बेसिकली बोरोइंग निकाल रहे हो। प्राइमरी में क्या कर रहे हो, बोरोइंग तो निकाल रहे हो लेकिन विदाउट इंटरेस्ट निकाल रहे हो, इसलिए हमने क्या करा, इंटरेस्ट पेमेंट को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। क्लियर है। अब देखिए गवर्नमेंट के पास जो भी डिफरेंस बचा, सपोज करिए, मैं एग्जांपल लेता हूँ नीचे थोड़ा और क्लियर करने के लिए, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए, सपोज करिए जैसे मैंने क्या कहा, मुझे फिस्कल डेफिसिट निकालना है, दैट व्हाट वुड बी द फॉर्मूला, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट
एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, ये फॉर्मूला होता है हमारा। ठीक है, लेट बी एज्यूम दैट द टोटल एक्सपेंडिचर इज 10,000 एंड टोटल रिसिप्ट इज, ये सारी फिगर्स जो होंगी सब करोड़ से बिलियंस में होंगी, 4,000। क्लियर है? टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, मैंने बोरोइंग शामिल ही नहीं कर रहा इन जस्ट किसी में, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। और मान लो बोरोइंग कितनी है इसके अंदर, सपोज करिए बोरोइंग हटा देता हूँ, बोरोइंग है 2,000 रुपए की, बोरोइंग है 2,000 के 3, या फिर इसको 1,000 रुपए की बोरोइंग करिए, बोरोइंग है 1,000 रुपए की। ठीक है, हम डायरेक्टली ये वाली फिगर लेंगे, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग इज इक्वल टू 1,000। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर में 10,000 का, टोटल रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग बोरोइंग है 4,000 का, तो कितनी फिगर आ गई 6,000। 6,000 की टोटल बोरोइंग होनी चाहिए हमारे पास, हमारे पास ऑलरेडी है कितनी 1,000। ये कह रहा है कि आपको 5,000 रुपए की और बोरिंग्स लेनी पड़ेगी। मतलब कि जो ये बताना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं गवर्नमेंट के टोटल बोरिंग्स कितनी है, और टोटल बोरिंग्स कितनी वो ये रही, इसमें से एग्जिस्टिंग बोरिंग, या फिर इसको ऐसे कहिए गवर्नमेंट को कितनी बोरिंग्स करने की जरूरत पड़ेगी, गवर्नमेंट को इस साल में कितना बोरो करने की जरूरत पड़ेगी, वो ये बताते 6,000। इसमें से गवर्नमेंट का टोटल बोरिंग है कितनी, वो ये रही 1,000, और कितनी गवर्नमेंट को और बोरो करना पड़ेगा, दैट इज 5,000। बात क्लियर है? ओके, मैंने क्या कहा, गवर्नमेंट को कितना बोरो करना पड़ेगा मनी, वो है 6,000, जिसमें से ऑलरेडी इतना बोरो कर रखा है, तो कितना आ जाएगा सब 5,000 और बोरो करना है। अब लॉजिक समझ में आ रहा होगा। यदि मैं इस 1,000 को नहीं हटा, यदि मैं इस 1,000 को नहीं हटाता, यदि मैं इस 1,000 को नहीं हटाता, मतलब यदि मैं 4,000 के अंदर इस 1,000 को शामिल कर देता, फिर इसको ऐसे समझे, यदि मैं एग्जिस्टिंग बोरोइंग को नहीं हटाता, तो जो आता ना वो 5,000 आता। लेकिन हमको क्या चाहिए, गवर्नमेंट की टोटल बोरोइंग कितनी होगी अगले साल, हमें वो निकालना है। बात क्लियर है? यदि मैं इधर सपोज करिए, यदि मैं इधर 1,000 माइनस कर रहा हूँ कि मेरे पास इतनी बोरोइंग ऑलरेडी है, तो कितना आएगा सर, ये आ जाएगा मेरा 5,000। जो 5,000 आएगा वो ये बताएगा करेंट ईयर में, इस साल गवर्नमेंट को इतना बोरो करने की और जरूरत है। बात क्लियर है? फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है टोटल बोरोइंग। क्या बोल रहा हूँ, फिस्कल डेफिसिट का मतलब टोटल बोरोइंग। टोटल बोरोइंग मीन 6,000, 6,000, टोटल बोरोइंग मतलब 6,000 की एग्जिस्टिंग कितनी है, एग्जिस्टिंग कितनी बोरोइंग है, प्लस न्यू करेंट ईयर में कितनी न्यू बोरो और करना है हमें। जो फिस्कल डेफिसिट है उसका मतलब है टोटल बोरोइंग। यदि मैं इस फिगर एग्जिस्टिंग वाली फिगर को नहीं हटाता उसमें से, तो आपकी जो बोरिंग आती वो करेंट ईयर की आती, वो बोरिंग आती करेंट ईयर की। बात क्लियर है? पहले इतना पता है कि आप लोगों को इतना क्लियर हो रहा है। इसको दूसरे सेंस में ऐसे सोचिए, जो आपकी बोरिंग्स है वो बैलेंस शीट में जाती है। यस सर, बोरिंग्स क्या होती है, बैलेंस शीट में जाती है। आप इसके अंदर क्या करोगे, आपको बैलेंस शीट वाली फिगर चाहिए। बैलेंस शीट के अंदर तो जितनी एग्जिस्टिंग बोरिंग है और जितनी आपने करंट ईयर में ली है, बैलेंस शीट में टोटल जाती है ना। बैलेंस शीट को क्या मतलब है कि करंट ईयर में कितनी जाएगी, एग्जिस्टिंग कितनी, बैलेंस शीट में टोटल जानी है। ये बात सुन में, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, फिस्कल डेफिसिट के अंदर टोटल बोरोइंग्स कंसीडर कर रहे हैं। बात क्लियर है? और प्राइमरी डेफिसिट के अंदर जो टोटल बोरोइंग्स है, जो बैलेंस शीट में जाएगी, जो टोटल बोरोइंग है मतलब जो फिस्कल डेफिसिट है, उसमें से इंटरेस्ट हटा दो, क्योंकि हमें यह पता चल जाएगा कि वास्तविकता में कितना एक्चुअल अमाउंट गवर्नमेंट बोरो कर रही है, वास्तविकता में कितना गवर्नमेंट एक्चुअल अमाउंट बोरो कर रही है। आई थिंक मेरी इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसको आप लोग चाहो तो ऐसे बनाइए, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। जैसे कि मैंने अभी थोड़ा सा ऐसे बनाया है, कहाँ मैंने बनाया, मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ इसकी, देखो ये रहा। जैसे मैंने बजट लिखा, आप भी यही सिचुएशन लिखे नीचे एक तरीके से। बजट दो होते, बैलेंस और अनबैलेंस। बैलेंस में सरप्लस, सॉरी बैलेंस में इक्वल्स टू वाले आ गए, अनबैलेंस में सरप्लस और डेफिशिएट। डेफिशिएट में 3 होते हैं। फिस्कल डेफिशिएट का मतलब टोटल बोरोइंग, फिस्कल डेफिशिएट का मतलब क्या होता है, टोटल बोरोइंग्स, टोटल बोरोइंग्स। बात क्लियर? टोटल बोरोइंग से मतलब होता है एग्जिस्टिंग बोरोइंग्स प्लस जो करंट ईयर में आपने बोरो और किया है। टोटल बोरोइंग का मतलब ये होता है जो करंट ईयर में बोरो किया और जो एग्जिस्टिंग है, उसको बोलते हैं टोटल बोरोइंग। क्लियर हो गया आप लोगों को? क्विट आउट। और ये प्राइमरी डेफिशिट, जितना आपकी टोटल बोरिंग्स है, जितना आपका फिस्कल डेफिशिट है, उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, यहीं पर ही आपका ये चैप्टर होता है ओवर।
गवर्नमेंट बजट यहीं पर ही ओवर होता है। जो मेन कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता चुका हूँ। आई थिंक आप में से किसी को दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू।